यूएनएफपीए की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 शीर्षक वाली रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जनसंख्या 1.4286 बिलियन है, जबकि चीन की 1.4257 बिलियन है, जिसमें 2.9 मिलियन का अंतर है। यानी भारत की आबादी अब दुनिया में सबसे ज्यादा हो गई है। चीन को भारत ने पीछे छोड़कर ये मुकाम हासिल किया है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में भारत की जनसंख्या 1.56% बढ़ी है। रिपोर्ट के आंकड़े क्या कहते हैं और जनसंख्या वृद्धि से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन से हैं, इस बारे में विस्तार से जानेंगे। लेकिन इससे पहले ये बता देते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। क्या है जनसंख्या, क्या कहते हैं आंकड़े, जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव क्या हैं, जनसंख्या नियंत्रण के लिए भारत द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं, क्या जनसंख्या वृद्धि हमेशा खराब ही होती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर क्या है जनसंख्या। जीव विज्ञान में विशेष प्रजाति के अंतः जीव प्रजनन के संग्रह को जनसंख्या कहते हैं। समाजशास्त्र में जनसंख्या को मनुष्यों के संग्रह के तौर पर परिभाषित किया गया है। किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान वहां बसे हुए लोगों की संख्या में बदलाव होता रहता है। इसे ही जनसंख्या वृद्धि यानी कि जनसंख्या परिवर्तन कहा जाता है। ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। क्या कहते हैं आंकड़े, आइए जानते हैं। भारत में आबादी बढ़ने के 3 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। पहला, शिशु मृत्यु दर में गिरावट यानी कि 1 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत घट रही है। दूसरा, नवजात मृत्यु दर में कमी यानी कि 28 दिन की उम्र तक के बच्चों की मौत में भी कमी आ रही है। और तीसरा है अंडर 5 मोर्टालिटी रेट कम होना, यानी कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौतों में भी कमी आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की 2021-22 की रिपोर्ट बताती है कि भारत में शिशु मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर और अंडर 5 मोर्टालिटी रेट में गिरावट आ रही है। जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव क्या हैं? जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, परिवार नियोजन की कमी, बाल विवाह और अशिक्षा जैसे कारकों को भारत में जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। इसके अलावा तमाम धार्मिक कारण, रूढ़िवादिता, गरीबी और अवैध प्रवासन के चलते भी जनसंख्या वृद्धि हुई है। जनसंख्या विस्फोट के कारण बेरोजगारी, खाद्य समस्या, कुपोषण, प्रति व्यक्ति निम्न आय और गरीबी जैसी दिक्कतें उभर कर सामने आई हैं। साथ ही बचत और पूंजी निर्माण में कमी, जनोपयोगी सेवाओं पर अधिक खर्च, अपराध, पलायन और शहरी समस्याओं में वृद्धि जैसी दूसरी समस्याएं भी पैदा हुई हैं। गौरतलब है कि जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी आने से पर्यावरण को तेजी से पहुंच रहे नुकसान को कम करने में भी सहायता मिल सकती है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए भारत द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं, आइए जानते हैं। रोचक तथ्य ये है कि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने सबसे पहले 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया था। साल 1976 में देश की पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। बाद में 1981 में इस जनसंख्या नीति में कुछ संशोधन भी किए गए। इसके बाद फरवरी 2000 में सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा की। इस जनसंख्या नीति का प्रमुख मकसद प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य की देखभाल के लिए बेहतर स्वातंत्र की स्थापना और गर्भ निरोधकों और स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे की जरूरतें पूरी करना है। इसका दीर्घकालीन लक्ष्य जनसंख्या में साल 2045 तक स्थायित्व प्राप्त करना है। मई 2000 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया था। आयोग राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा करने और इससे जुड़े कार्यक्रमों की योजना बनाने का काम करता है। इस आयोग के अंतर्गत एक राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की भी स्थापना की गई। बाद में इस कोष को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया। गौरतलब है कि आबादी पर काबू पाने के लिहाज से देश में साल 1996 से काहिरा मॉडल लागू है, जिसके तहत आबादी को घटाने के लिए आम जनता पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाता है, बल्कि शिक्षा के जरिए उनमें छोटे परिवार के प्रति एहसास जगाया जाता है। जनसंख्या वृद्धि से निपटने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम, गर्भ निरोधक दवाइयों तक बेहतर पहुंच और परिवार नियोजन सेवाओं के लिए कुशल कर्मियों की बढ़ोतरी जैसे कदम सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं। जनसंख्या नीतियों और तमाम दूसरे उपायों के कारण प्रजनन दर में कमी तो आई है, लेकिन ये अभी भी दूसरे देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या जनसंख्या वृद्धि हमेशा खराब ही होती है? तो ध्यान दीजिएगा कि अगर जनसंख्या वृद्धि को एक अलग नजरिए से देखा जाए तो ये भारत जैसे देशों के लिए बहुत ही कारगर भी साबित हो सकती है। जनसांख्यिकी लाभांश मानव संसाधन में बढ़ोतरी, शक्तिशाली सेना और एक बड़े बाजार की जनसंख्या वृद्धि के फायदे के रूप में देखा जा सकता है।
इसका ये मतलब नहीं है कि जनसंख्या की बेतहाशा वृद्धि को सही ठहराया जाए, लेकिन जो जनसंख्या है उसका प्रोडक्टिव एंगेजमेंट होना जरूरी होता है। इसमें सबसे अहम भूमिका सरकार की होती है, लेकिन आम जनता के कंधों पर भी ये जिम्मेदारी होती है। इस एपिसोड में इतना ही, और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि जनसांख्यिकी लाभांश को बेहतर बनाने में आपकी क्या सर्वोत्तम भूमिका हो सकती है। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। नमस्कार।